हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। अभी तक हम लोगों ने हेरिडिटी क्लास 10th की साइंस का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस कर लिया है। इसके बाद हम मेंडल्स के लॉस पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो ट्रेट्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से आते हैं। तो इसके लिए इन्होंने 3 नियम दिया था। उसमें से फर्स्ट जो पहला नियम था वो था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो दूसरा नियम था वो था लक्षणों के पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो थर्ड नियम था, जो तीसरा नियम था, उसमें इन्होंने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इन नियमों के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे कि इनमें एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या था। मेंडल ने अपनी प्रभाविता के नियम में क्या बताया था कि जब समयुग्मनजी है ना, मतलब होमोजाइगस जो प्लांट्स होते हैं, उनका जब संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी, जो हमारी F1 पीढ़ी होगी, उसमें क्या मिलेंगे हमको, एक जो लक्षण, जो ट्रेट प्रभावी होता है, जो लक्षण प्रभावी होता है, बस वही लक्षण प्रकट होता है उस पौधे में और अप्रभावी वाला छिप जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम देखें तो हम मटर की लंबाई कैरेक्टर जो है लंबाई, ठीक है, हम वो लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से वो ट्रेट F1 पीढ़ी में रिप्रेजेंट होता है। तो हम जैसे, और क्या होनी चाहिए, ये प्रभाविता के नियम के लिए ये जो प्लांट है वो समयुग्मनजी है ना, मतलब कि होमोजाइगस होने चाहिए, समयुग्मनजी होने चाहिए। इसका मतलब अगर लंबा पौधा है तो वो शुद्ध लंबा होना चाहिए, जिसके एलील कैपिटल टी और कैपिटल टी होते हैं। और बौना पौधा, इसका मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी, जब इन दोनों का क्रॉसिंग, इन दोनों की करवाई जाएगी तो क्या होगा, एक एलील इसमें से आएगा लंबाई का तो वो आ जाएगा यहाँ पे, और एक इसमें से आएगा तो ये जो बनेगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर अगर इसमें से ये एलील आया होता और दूसरा एलील आ जाता यहाँ से तो ये फिर बन जाएगा कैपिटल टी और फिर से स्मॉल टी। अब यहाँ पे फिर क्या होता है, ये आ जाए यहाँ से और एक यहाँ से, तो फिर से ये बनाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दूसरा वाला यहाँ से और ये यहाँ से, तो ये भी बनाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो लंबाई के लिए प्रभावी लक्षण है और जो स्मॉल टी है वो लंबाई के लिए अप्रभावी लक्षण है। तो अगर अप्रभावी तभी प्रकट होता है जब प्रभावी नहीं होता है पूरी तरीके से। अब जैसे ये पौधा है जिसके एलील ऐसे होंगे इस तरह से, वो बौना पौधा होगा, और कैपिटल टी जो है वो प्रभावी लक्षण है। तो अगर किसी भी पेयर में कैपिटल टी पहुंच गया तो वो लंबा पौधा ही होगा। इसलिए ये जो F1 जनरेशन में है ये सभी लंबे पौधे ही होंगे, क्योंकि इनमें एक प्रभावी लक्षण कैपिटल टी है, इसलिए सारे पौधे जो होंगे वो लंबे होंगे। यही मेंडल की प्रभाविता का नियम है। इन्होंने क्या बताया कि अगर एक भी एलील डोमिनेंट कैरेक्टर वाला आ जाता है तो वो मतलब वही प्रॉपर्टी, वही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो यही है मेंडल का प्रभाविता का नियम, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना। व्हेन पेरेंट विद प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है ना, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे होने चाहिए, प्योर होने चाहिए बिल्कुल। आर क्रॉस्ड टुगेदर ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन है ना, केवल एक ही तरह के लक्षण दूसरी पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये जो F1 जनरेशन होती है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसमें सारे जो प्लांट होंगे वो एक जैसे ही दिखेंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमारा नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, है ना, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब हम वो देखते हैं क्या होता है। मेंडल का जो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, इसमें लक्षणों के इसको बोलते हैं लक्षणों के पृथक्करण का या फिर युग्मक की शुद्धता का नियम, है ना। इस नियम में इन्होंने क्या बताया कि जब F1 जनरेशन के बारे में हमने पढ़ा था, F1 जनरेशन के अगर हम 2 प्लांट्स को ले लें और उनका पॉलिनेशन जब करवाएंगे तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एक फिक्स रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको F1, इसका मतलब इस लॉ के लिए हमको
हेटेरोजाइगस प्लांट है ना, विषम युग्मनजी पौधे लेने पड़ते हैं। जो F1 पीढ़ी में हमको मिले थे, तो जो F1 पीढ़ी में थे वो कैसे थे, वो विषम युग्मनजी थे, इसका मतलब हेटेरोजाइगस थे। इस तरह से F1 पीढ़ी की कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये संकर पौधे थे है ना, शुद्ध लंबे या शुद्ध बौने पौधे नहीं थे। जब इनका परागण करवाया जाएगा तब जो मिलेगा, अब इसमें से पहला एलील आएगा, इसमें से पहला, तो ये बन जाएगा कैपिटल टी, फिर इसमें का पहला ये और इसमें का दूसरा, तो ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसमें से ये, इसमें से ये, तो ये भी बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये और इसमें से स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे अगर हम रेशियो देखेंगे कि जो बने हैं, अब ये जो बना है ये शुद्ध लंबा पौधा बना है, और ये जो बना है ये शुद्ध बौना पौधा है ना, प्योर डॉर्फ प्लांट बना है। और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों भी लंबे होंगे, क्योंकि इनमें जो ट्रेट है ये तीनों कैसे होंगे, ये तीनों तो होंगे लंबे पौधे, क्योंकि इसमें ये प्रभावी लक्षण है कैपिटल टी, तो ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे भी कैपिटल टी है, इसलिए ये भी पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। लेकिन ये पौधा जो होगा इसमें डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो है ही नहीं, तो इसीलिए डोमिनेंट कैरेक्टर का अलील नहीं है, इसलिए ये जो होगा ये बौना पौधा होगा। तो ये इनमें जो रेशियो मिल रहा है आपको वो कैसा मिल रहा है, अगर हम एक होते हैं है ना, मतलब ये एक पौधा और उसके बाद दो पौधा और ये सेम तरह के, और उसके बाद फिर से एक पौधा, तो जो एक रेशियो मिला वो कैसा मिला, 1, 2 और 1 का। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना। अब इसमें से एक चीज आता है जीनोटाइप और एक आता है फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होते हैं, जब उनके जीन सिमिलर होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप का मतलब उनके जो वो जैसे दिखते हैं जब वो सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप है ना। तो अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो अगर यहाँ पे लिखें तो जीनोटाइप क्या होंगे, जीनोटाइपिक रेशियो जो आएगा वो आएगा, ये तो बिल्कुल एक अकेले है तो 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये दोनों सेम है तो 2 और फिर से 1 हो जाएगा। अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, फिनोटाइप में हम वो कैरेक्टर लेते हैं जैसा वो प्लांट दिख रहा होता है, तो ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा होगा और ये भी लंबा होगा। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो कितना होगा, लंबे पौधे तो 3 हैं, ये तीनों लंबे होंगे, लेकिन ये शुद्ध लंबा होगा और ये दोनों संकर लंबे होंगे, और फिर से ये शुद्ध बौना पौधा होगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा, 3 और 1 का होगा। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन में है ना। ये F1 जनरेशन के पौधे थे और ये F2 जनरेशन के प्लांट हैं। तो F2 जनरेशन में जीनोटाइप का रेशियो 1, 2 और 1, 2 फिर से 1, और फिनोटाइप का रेशियो 3:1 है। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर मेंडल का जो सेकेंड लॉ है ना, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब इसके बाद हम देखते हैं मेंडल्स का थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये क्या होता है, इस नियम में मेंडल बताते हैं कि जब कहीं कोई हम एग्जांपल लेते हैं मटर के पौधे का, तो इसमें जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके जो ट्रेट्स, उसके जो अलील्स होते हैं वो दूसरे ट्रेट के अलील के सिलेक्शन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसका मतलब जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से उनका कोई मतलब नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होते हैं। ये है मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे हमारे पास एक पौधा है मटर का है ना, उसमें से हम क्या करते हैं 2 ट्रेट लेते हैं। ये जो यहाँ पे ये लिया गया ये 2 ट्रेट के लिए लिया गया है। तो हम क्या करते हैं, हम मटर के झुर्रीदार मटर के दाने जो उसके झुर्रीदार होने का और मटर के पौधे की लंबाई, ये 2 ट्रेट हम लेते हैं, और दूसरा जो हमारे पास प्लांट है इसको भी सेम वही चीज देखते हैं। तो मटर के दाने का झुर्रीदार होना, मटर की लंबाई जो बढ़ रही है या जितना लंबा मतलब मटर का पौधा जो होगा वो लंबा होगा कि बौना होगा, इस पे कोई असर नहीं डालेगा। कौन सा ट्रेट, जो मटर झुर्रीदार है या फिर गोल है, इसका
इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मटर का पौधा लंबा होगा कि बौना होगा। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। मतलब कभी भी एक ट्रेट जो सिलेक्शन होगा वो इंडिपेंडेंटली होगा, है ना। ये मटर का पौधा लंबा होना बौना होना उससे मटर के दाने या फिर मटर की जो फली है उसके स्ट्रक्चर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हेरिडिटी पार्ट खत्म हो चुका है, अब बच रहा है इवोल्यूशन। अच्छा, इसमें एक सेक्स डिटर्मिनेशन है। अब ये यहाँ पे तीनों लॉज जो है ना, मतलब मेंडल के तीनों लॉ और हेरिडिटी को लेकर के, ये एक ही वीडियो में इसलिए मिल रहा है आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको कंफ्यूजन होता है फिर भी तो आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। और इसके बाद जो टॉपिक्स हमारे बचे हैं इस चैप्टर के वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।